हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस एनवायरमेंटल हेल्थ की क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट करके इस टॉपिक को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। वेस्ट डिस्पोजल क्या है? वेस्ट डिस्पोजल या अपशिष्ट निपटान प्रत्येक सेटिंग में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पर्यावरणीय स्वास्थ्य चिंता है। कचरे का उचित तरीके से निपटान करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा यह एक बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स इस कचरे के इकट्ठा होने से हो सकती है। यदि ठोस अपशिष्ट का उचित निपटान नहीं किया गया, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया गया, तो स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। और इस एकत्र खतरे के जो संभावित स्वास्थ्य जो प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएं हैं वो इस प्रकार है। पहला कि कचरे के ढेर जो हैं वो मक्खियों और कीड़ों रेंट्स के लिए एक प्रजनन स्थान प्रदान करते हैं। वहाँ वो अ, अ, वो जो नंबर है उनकी उसमें वृद्धि होती रहती है। ब्रीडिंग प्लेस उसके लिए बन जाता है। इसके अलावा वर्मीन रोडेंट्स ये भी वहाँ पर बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है और ये आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। ठोस अपशिष्ट में मौजूद जो रोगजनक या पैथोजेनिक एजेंट्स हैं वो मक्खियों और धूल के माध्यम से मनुष्य के भोजन तक पहुंच सकती हैं और वहां से खाने के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। एकत्र कचरे के कारण वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण की भी संभावना बढ़ती है और कचरे का जो ढेर है वो खराब गंध और उसको देखने से एक भयावह न्यूसेंस ये भयावह स्थिति पेश करता है। सोर्स ऑफ रिफ्यूज क्या है? कहाँ से ये कचरा आता है? इस बेस पे हम कई टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले डोमेस्टिक रिफ्यूज। डोमेस्टिक रिफ्यूज का मतलब घर से निकलने वाला कचरा। इसके अंदर मुख्य रूप से ऐश, रबिश और गार्बेज शामिल होती हैं। ऐश कहाँ से आती है कि जो खाना बनाने के लिए स्पेशली वुड फ्यूल लकड़ी का जो ईंधन यूज करते हैं तो उससे अवशेष बचा हुआ अवशेष राख है वो बचती है। रबिश क्या होता है? रबिश मतलब कागज, कपड़े, लकड़ी के टुकड़े, धातु, कोई मेटल, कांच, धूल और गंदगी, इसको हम रबिश कहते हैं, ये इकट्ठा हो सकता है। और गार्बेज, गार्बेज क्या होता है? खाना बनाने, पकाने और खाना खाने से जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसे हम गार्बेज कहते हैं। इसे मुख्य रूप से बचा हुआ भोजन, सब्जियों के छिलके और कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। स्ट्रीट रिफ्यूज, स्ट्रीट रिफ्यूज क्या है कि सड़कों की सफाई, सेवा या मैला ढोने से जो भी कचरा प्राप्त होता है उसे हम स्ट्रीट रिफ्यूज कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से पत्तियां, पुआल या स्ट्रॉ, कागज, जानवरों की एक्सक्रीटा और सभी प्रकार का कूड़ा कचरा जो सड़कों पर पाया जाता है वो शामिल होता है। मार्केट रिफ्यूज, मार्केट रिफ्यूज भी एक प्रकार से लगभग ये स्ट्रीट रिफ्यूज जैसा ही होता है। बाजारों से किया जाने वाला जो इकट्ठा होने वाला कचरा है वो मार्केट रिफ्यूज होता है। और इसमें बड़ा जो अनुपात है वो एक तो सड़ी गली सब्जियां हो सकती हैं जो पशु का जो एक्सक्रीटा है वो वहां पे मिल सकता है। उसके बाद है एनिमल शेल्टर रिफ्यूज या स्टेबल रिफ्यूज। वो भी सेम अस्पताल अस्तबल से जो एकत्र कचरा है उसे हम एनिमल शेल्टर रिफ्यूज या स्टेबल रिफ्यूज कहते हैं या अस्तबल का कचरा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जानवरों की एक्सक्रीटा और बचे हुए जो पशु फीड है, बचा हुआ भोजन है वो शामिल होता है। आगे आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल रिफ्यूज। औद्योगिक कचरे में बहुत सारा कचरा होता है जो निष्क्रिय सामग्री जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से लेकर बहुत अधिक विषैले या विस्फोटक यौगिकों तक अनेक प्रकार के इंडस्ट्रियल रिफ्यूज हो सकते हैं। तो अब ये जितना भी रिफ्यूज है या कचरा है उसका मैनेजमेंट कैसे हो? तो जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स मुख्य रूप से होते हैं: स्टोरेज, कलेक्शन एंड डिस्पोजल। सबसे पहले हम आते हैं स्टोरेज पर। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सबसे बड़ा कदम या सबसे पहला जो कदम है वो संग्रह का इंतजार करते हुए कचरे का उचित भंडारण है। अ, अच्छी तरह फिट होने वाले ढक्कन वाले डस्टबिन, चाहे वो स्टील के हों या प्लास्टिक वाले हों, वो
भंडारण करने के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। एक जो डस्टबिन है उसकी क्षमता उपयोगकर्ताओं की संख्या और संग्रह की आवृत्ति मतलब कितनी बार वो कलेक्ट होने के लिए चला जाता है उस पे निर्भर करता है। कचरे को कलेक्शन के दौरान एक पेपर की थैली में, कागज की एक थैली में भी कलेक्ट किया जा सकता है और बाद में इसी सामग्री के साथ ही उस थैले को हटा दिया जाता है और नया थैला वहां लगा दिया जाता है। नॉर्मली ये बायोडिग्रेडेबल थैले होते हैं और इससे क्या है कि बहुत ही बढ़िया सफाई व्यवस्था भी वहां पर बनी रहती है। सार्वजनिक जो डस्टबिन होते हैं वो बड़ी संख्या के में लोगों के लिए होते हैं और ये डस्टबिन जो छोटे डस्टबिन होंगे सार्वजनिक वाले वो फिक्स होंगे एक जगह, जबकि जो बड़ी डस्टबिन है वो एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे जाते हैं ताकि उनमें पार्ट वगैरह का पानी इकट्ठा ना हो और बाद में उसको वहां से हटा दिया जाता है, गाड़ी में उसको ले जाया जाता है और दूसरा डस्टबिन खाली वहां रख देते हैं। अब आता है कलेक्शन। कलेक्शन डोर टू डोर कलेक्शन भी हो सकता है स्मॉल लेवल पे। वैसे ये जो बड़े शहर हैं उनमें काफ़ी शहरों में ये सुविधा उपलब्ध है, परंतु अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी जो सार्वजनिक डस्टबिन है वहाँ पर लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो अपना कचरा वहाँ डंप कर लें और उसके बाद वहाँ से कलेक्शन वेन्स के द्वारा वो कलेक्ट हो जाता है। अब ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डस्टबिन है वहाँ से जाएगा फाइनल डंपिंग प्लेस पर, जहाँ पर फाइनली उसको निपटाया जाएगा और जो मृत जानवर यदि कोई है तो उसको डायरेक्ट उस जगह पे लेके जा सकते हैं, स्पेशल उनके लिए व्हीकल होते हैं। नॉर्मली ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये डस्टबिन से फाइनल निपटान की जगह तक कचरा लेके जाया जाता है वो खुली गाड़ियों में ना लेके जाया जाए, उसको कवर्ड वैन के द्वारा लेके जाना चाहिए। उसको जो भी खुली गाड़ियां हैं उनको रिप्लेस करके कवर्ड वैन या कवर्ड व्हीकल लानी चाहिए। उसके बाद वहां ले जाने के बाद फाइनल जगह पर वहां डिस्पोजल के कई तरीके होते हैं, जैसे डंपिंग, कंट्रोल्ड टिपिंग, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, मैन्योर पिट और बरियर। अब देखते हैं कि ये अलग अलग तरीके क्या है। सबसे पहले आता है डंपिंग। डंपिंग का मतलब एक लैंड जगह है और उसके ऊपर डायरेक्ट वो कचरा डाल दिया। तो जो ड्राई रिफ्यूज या सूखा रिफ्यूज है उसको निपटाने के लिए डंपिंग एक आसान तरीका है और बैक्टीरियल एक्शन के फलस्वरूप ये जो टोटल मास होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और धीरे धीरे वो खाद में भी बदल जाता है। परंतु यह अच्छा तरीका नहीं है, इसमें काफी कमियां हैं। जैसे जो ये रिफ्यूज है डंपिंग वाला, अगर डंपिंग प्लेस है ओपन होता है तो वहाँ बहुत सारे मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स आदि जन्म लेते हैं, प्रजनन स्थान उनके लिए प्रदान करता है ये, और गंध और साइट से वो न्यूसेंस का एक स्रोत बनता है। इसके अलावा हवा तेज चलने से जो रिफ्यूज है वो इधर उधर उड़ के चला जाता है और एयर पोल्यूशन का भी कारण बनता है। और यदि उसके आसपास कोई जो जल संग्रह क्षेत्र है तो वहां भी प्रदूषण इसका जा सकता है, भूजल या सतह प्रदूषण की जल प्रदूषण के रूप में वो उसका कारण बन सकता है। कंट्रोल्ड टिपिंग। कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट निपटान का एक सबसे अच्छा तरीका है। ये साधारण डंपिंग से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें सामग्री को एक खाई में डाला जाता है और उसको पर्याप्त रूप से कॉम्पैक्ट किया जाता है और पर डे के एंड में उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। स्थानीय परिस्थितियों और भूमि की उपलब्धता के आधार पर जो खाई है वो खोदी जाती है। नॉर्मली 2 से 3 मीटर गहरी खाई, 4 से 12 मीटर चौड़ी खाई खोदते हैं और उसमें इस रिफ्यूज को दबा दिया जाता है। कॉम्पैक्ट पहले 2 मीटर की जो लेवल है वहां तक ये रिफ्यूज डालते हैं और उसके बाद फिर मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं। ये जो कवर किया हुआ रिफ्यूज है इसमें बैक्टीरियल, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं। लगभग 7 दिन के भीतर इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 60 डिग्री के आसपास, और सभी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और जो डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज होती है। इसके बाद धीरे धीरे ये ठंडा होता है 2 से 3 हफ्ते में और आमतौर पर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उसको पूरा
डिकम्पोज होने में लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लग जाता है और इस समय ये पूरी तरह खाद का रूप ले चुका होता है। उसके बाद आता है इंसिनरेशन। कूड़े का जलाना इंसिनरेशन या भस्मीकरण कहलाता है। स्पेशली अस्पताल का जो कचरा होता है, जो इन्फेक्टेड होता है, खतरनाक होता है, उसे इंसिनरेशन के द्वारा ही निपटाया जाता है। कई जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, वहाँ भी इंसिनरेशन का ही उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से बड़े शहरों में, क्योंकि वहाँ पे डंपिंग या कंट्रोल टिपिंग के लिए ज़मीन कम होती है, तो इंसिनरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब खाद का बनाना। कंपोस्टिंग कचरा और मानव उत्सर्जन जो है, मानव मल है, उसका संयुक्त निपटान, यानी दोनों को मिलाकर निपटाने की एक विधि होती है। कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके द्वारा जो बैक्टीरियल एक्शन है, उससे वो खाद बन जाती है, जो भी ये गार्बेज वगैरह होता है। और इस जो खाद बनेगी, इसका उपजाऊ भूमि में को उपजाऊ बनाने के लिए ज़मीन को काफ़ी अच्छा यूज किया जा सकता है। खाद बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके भारत में काम में लिए जाते हैं, बेंगलोर मेथड या एनारोबिक मेथड एंड मैकेनिकल कंपोस्टिंग। बेंगलोर मेथड में ये है कि नॉर्मली कोई भी कचरा या कोई पार्टी हुई है, तो उसके बाद संतोषजनक तरीके से इसको हम निपटा सकते हैं छोटे लेवल पे। इसमें क्या है कि 3 फीट गहरा, 5 से 8 फीट चौड़ा और 15 से 30 फीट लंबा एक खड्डा खोदते हैं, पिट खोदते हैं और जो भी कचरा आया है, उसको नाइट सोइल के साथ, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ इसमें डालते हैं। ये जो गड्ढे बनाते हैं, ये शहर की सीमा से 800 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा ही दूरी पर होने चाहिए। अब सबसे पहले जो कि हमने खड्डा या खाई खोदी है, उसमें 15 सेंटीमीटर जो मोटी एक लेयर लगाते हैं रिफ्यूज की या गार्बेज की, कचरे की। उसके ऊपर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है 5 सेंटीमीटर, वो लगाते हैं, डालते हैं। इसके बाद कचरा नाइट सोइल ऐसे लेयर हम चढ़ाते जाते हैं, कब तक, जब तक कि जमीन के लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊंचा ढेर नहीं हो जाता है। इसके बाद फाइनल जो लेयर है वो बनेगी कूड़े की, लगभग 25 सेंटीमीटर मोटी की, और उसके बाद उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। बाकी सिस्टम डिकम्पोस्टिंग वाला सेम होता है, जैसे बैक्टीरियल एक्शन होगा, लगभग 7 दिन के भीतर टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे ये नाइट सोइल और जो कचरा है वो डिकम्पोजिशन होगा और 4 से 6 महीने के अंदर ये डिकम्पोजिशन कंप्लीट होकर ये खाद बन जाती है। इसके बाद आता है मैकेनिकल कंपोस्टिंग। मैकेनिकल कंपोस्टिंग में जो खाद है वो थोड़ा जल्दी बनती है, जल्दी कचरे का निपटान होता है। इस विधि में कचरे के प्रसंस्करण द्वारा बड़े पैमाने पर खाद निर्मित की जा सकती है। सबसे पहले जो भी कचरा है उसको कुछ सामग्री अलग की जाती है जो पीसने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं, जैसे कपड़े, हड्डियां, धातु, कांच, अन्य वस्तुएं। इसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया जाता है और एक मशीन में सीवेज, स्लज और नाइट सोइल के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है, कुछ फैक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन कार्बन का अनुपात, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच और हवा उसमें कितना जाना है, एरिएशन। और ये इस प्रोसेस से खाद बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो 4 से 6 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है मैन्योर पिट या खाद बनाने वाले खड्डे। ग्रामीण लेवल पर व्यक्तिगत खाद के खड्डे खोदकर ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा निपटान किया जा सकता है। इसमें सिंपल कचरा घर का, जानवरों का जो गोबर है, पुआल यानी स्ट्रॉ, पत्तियां इन खड्डों में डाल दी जाती हैं और पर डे उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती है। ऐसे 2 गड्ढे नॉर्मली बनाते हैं। जब एक गड्ढा भर जाता है तो दूसरे गड्ढे में प्रोसेस शुरू कर देते हैं और उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। लगभग 5 से 6 महीने में वो जो पूरा कचरा है वो खाद बन जाता है। उसको खेत में ले जा सकते हैं और जो दूसरा खड्डा है उसको बंद कर देंगे और इसको खाली करके इसको फिर से यूज करना शुरू कर देंगे। कचरा निपटान की यह विधि ग्रामीण समुदायों में बहुत ही ज्यादा प्रभावी और सरल है। अब एक मेथड आता है बरियल।
बरियल बहुत ही छोटे से लेवल पे, कोई छोटा सा कैंप लगाया गया है, छोटी पार्टी है या पिकनिक के दौरान, उसको हम यूज में ले सकते हैं। इसमें एक छोटी सी खाई या खड्डा 1.5 मीटर बाई 2 मीटर खोदा जाता है और जो भी एक्टिविटी होने के बाद उसको कचरे को दबा दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी से उसको कवर कर दिया जाता है। फिर यदि आपको दूसरा कोई एक्टिविटी करनी है नेक्स्ट डे, तो आप दूसरा गड्ढा उसमें खोद सकते हैं। ये अपने आप वहाँ नीचे पड़ा खाद का रूप ले लेता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए ब्लॉग स्पॉट विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और नर्सिंग नोट्स फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।